बुद्धि क्या है? क्या ये बस एक नंबर है जिसे किसी टेस्ट से मापा जा सकता है? आज हम इसी पुरानी धारणा को चुनौती देंगे और समझेंगे कि बुद्धि असल में कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी बहुआयामी है। और हाँ, सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी के लिहाज से ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए इसे ज़रा गहराई से समझते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। ये स्मार्ट होने की हमारी जो पारंपरिक सोच है ना, उस पर सीधा सवाल उठाती है। क्या सच में होशियार होने का बस एक ही पैमाना होता है? ये हमें याद दिलाता है कि हर इंसान में, हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है। बस जरूरत है उसे सही ढंग से पहचानने की। अक्सर होता क्या है कि ये जो एक आयामी नजरिया है, ये हमें किसी बच्चे की असली क्षमता को देखने ही नहीं देता। हम मान बैठते हैं कि होशियारी का मतलब बस एक ही चीज है, और इस चक्कर में न जाने कितनी ही प्रतिभाएं अनदेखी रह जाती हैं। तो चलिए हमारे पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, सिर्फ एक स्कोर से परे। आइए देखते हैं कि बुद्धि को सिर्फ एक नंबर में बांधने का ये जो पारंपरिक तरीका है, वो क्यों अधूरा है और उसे चुनौती क्यों दी जा रही है। आप सोचिए, एक जमाना था, बल्कि दशकों तक शिक्षा की दुनिया में यही माना जाता रहा कि किसी की भी बुद्धि को आईक्यू जैसे एक स्कोर में समेटा जा सकता है। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि ये नजरिया बहुत ही सीमित है। ये किसी भी इंसान की विशाल क्षमताओं की पूरी तस्वीर दिखाई नहीं सकता। तो अब जब हमने पुरानी सोच को समझ लिया है, तो चलिए एक नए और कहीं ज्यादा बेहतर मॉडल पर नजर डालते हैं। एक ऐसा मॉडल जो बुद्धि की सच्ची और पूरी समझ देता है, और यह है बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि बुद्धि कोई एक अकेली फिक्स चीज नहीं है, बल्कि ये तो अलग अलग तरह की काबिलियतों का एक गुलदस्ता है। कोई शब्दों का जादूगर होता है तो कोई नंबरों का खिलाड़ी। किसी को संगीत की गहरी समझ होती है तो कोई अपने शरीर की हर हरकत पर काबू रखता है। ये सब बुद्धि के ही तो अलग अलग रूप हैं। चलिए बुद्धि के कुछ खास आयामों को देखते हैं। सबसे पहले भाषाई बुद्धि, यानी शब्दों का सही इस्तेमाल। सोचिए कवियों और कहानीकारों के बारे में। फिर आती है तार्किक गणितीय बुद्धि, जो पैटर्न और लॉजिक को पकड़ती है, जैसे कोई वैज्ञानिक या जासूस। स्थानिक बुद्धि वाले लोग दुनिया को 3D में देखते हैं, जैसे कोई आर्किटेक्ट। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि वाले लोग, जैसे खिलाड़ी या डांसर, अपने शरीर के जरिए खुद को एक्सप्रेस करते हैं। और हाँ, संगीतिक बुद्धि वाले लोग लय और धुन को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। देखा, हर आयाम होशियार होने का एक अलग ही तरीका है। ठीक है, तो ये तो हो गए बुद्धि के अलग अलग आयाम। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये बच्चों में विकसित कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं। ये सिद्धांत सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, बल्कि इसे हम बच्चों के विकास में साफ साफ देख सकते हैं। और यहीं से हमारा तीसरा खंड शुरू होता है, बुद्धि कैसे बढ़ती है। इन अलग अलग बुद्धियों को ना बच्चों के रोजमर्रे के खेल में बहुत आसानी से देखा जा सकता है। वो बच्चा जो हमेशा नई नई कहानियां गढ़ता रहता है, उसमें शायद भाषाई बुद्धि ज्यादा हो। जो बच्चा घंटों तक ब्लॉक से कुछ बनाता है या पहेलियां सुलझाता रहता है, उसमें तार्किक या स्थानिक बुद्धि हो सकती है। ये सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि उनकी नेचुरल शक्तियों के बहुत जरूरी संकेत हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ शौक नहीं है, ये तो बच्चे की गहरी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स के इंडिकेटर्स हैं, यानी सूचक हैं। इन संकेतों को पहचानना और उन्हें सही माहौल देना उनकी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ठीक है, हमने इन शक्तियों को पहचान लिया। अब अगला और सबसे जरूरी कदम क्या है? क्लासरूम में इन्हें निखारें कैसे? यहीं पर एक टीचर की भूमिका एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुकार जैसी हो जाती है, जो हर बच्चे के लिए सीखने का एक खास ढांचा तैयार करता है। जरा इन दो तरह की क्लासरूम्स का फर्क देखिए, बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ट्रेडिशनल क्लासरूम, जो ज्यादातर भाषाई और तार्किक स्किल्स पर ही जोर देती है। यहाँ रटने और एक जैसे टेस्ट पर फोकस होता है। और दूसरी तरफ है एक बहुआयामी क्लासरूम, जो प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज और अलग अलग तरह के असेसमेंट्स के जरिए हर तरह की बुद्धि को मौका देती है, उसे पोषित करती है और सीखने को कहीं ज्यादा मजेदार बना देती है। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आइडियाज हैं जिन्हें आने वाले टीचर्स अपनी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए, संगीतिक बुद्धि वाले बच्चों के लिए किसी मुश्किल पाठ को याद करने के लिए लय का इस्तेमाल किया जा सकता है, या शारीरिक गति संवेदी बुद्धि वाले बच्चों के लिए रोल प्लेइंग या हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स बहुत असरदार हो सकते हैं। संभावनाएं तो अनंत हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा पांचवां और आखिरी खंड, परीक्षा के लिए मुख्य बातें। इन सभी बातों को समेट कर देखते हैं कि सीटेट परीक्षा के नजरिए से सबसे जरूरी पॉइंट्स कौन से हैं। इसे आप अपनी तैयारी के लिए एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं।
ये वो जरूरी बातें हैं जिन्हें परीक्षा के लिए याद रखना ही रखना है। पहली, बुद्धि बहुआयामी है, एक आयामी नहीं। दूसरी, बच्चों के खेल और उनकी रुचियों को ध्यान से देखिए, वहीं उनकी शक्तियों की पहचान छिपी है। तीसरी, एक अच्छा टीचर हमेशा अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। और आखिर में, हमारा लक्ष्य सिर्फ कमजोरियों को ठीक करना नहीं है, बल्कि बच्चे की ताकत को और मजबूत बनाना है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर हम सच में हर बच्चे को उसकी अपनी अनोखी प्रतिभा में एक जीनियस की तरह देखने लगें, तो हमारे स्कूल और हमारे क्लासरूम का माहौल कैसा होगा? ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की बात नहीं है, ये तो शिक्षा को देखने के पूरे नजरिए को बदलने की बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।